तो जैसे कि अभी हम लोगों ने यही चीज पढ़ी है कि अगर मान लो ये मेरा सेल 1 है, ये मेरा सेल 2 है और ये मेरा सेल 3 है, इनको मैंने क्या जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ूंगा। तो सीरीज में जोड़ने से क्या हो जाएगी, इनकी वोल्टेज बढ़ जाएगी और इसमें करंट का फ्लो कब होने लगेगा, जब मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। और जैसे ही मान लो मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद इसमें सप्लाई स्टार्ट होगी, मेरी सप्लाई स्टार्ट होगी। तो यहां से करंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि I इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई बटे एन आर प्लस आर। ठीक है, ये जो R है ये किसका है, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है इसका प्रतिरोध है। और एन आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, कुछ ना कुछ वो भी खपत करेगा। तो आर टी इक्वल टू क्या है, अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, तो प्रत्येक सेल का क्या आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन जब आप करंट निकालोगे तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या वायर वगैरह जो लगा हुआ है मेरा, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। और इसमें टोटल वोल्टेज कितनी होगी, तो टोटल वोल्टेज होगी, अगर ई निकालोगे, ई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सेल क्या करेगा, मेरा कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा। अगर मान लो कि 2-2 वोल्ट के ये सारे के सारे सेल हैं, अगर मान लो ये सारे के सारे सेल मेरे क्या हैं, 2-2 वोल्टेज के हैं, तो 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, ई टी इक्वल टू एन इंटू ई। मतलब एन कितने हैं, 3 सेल लगे हैं इंटू 2-2 वोल्ट के हैं, तो ई टी इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 6 वोल्ट आ गया। यहां से निकालना तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, सीरीज में निकालना बड़ा सिंपल है। सीरीज में क्या हो जाती है, वोल्टेज जो होती है वो मेरी बढ़ जाती है और करंट क्या रहता है, करंट इसमें से निकालोगे उसमें रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा मेरा। ठीक है, और टोटल सेल की वैल्यू जो भी है, जैसे मान लो यहां से करंट निकालोगे तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, बिल्कुल जैसे करंट कैसे निकालोगे, आई इक्वल टू एन ई। एन ई कितना आया है, मान लो मेरा 6 आया है। आंतरिक प्रतिरोध मान लेता हूं मैं इसका है 0.5 या एक ही मान लेते हैं, क्यों आप मुश्किल लेते हैं। जैसे इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। और मान लो 2 ओम मेरे वायर का रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 और 2 5। ठीक है, तो 6/5 करंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 पॉइंट, यहां भाग दिया बच गया 1.25 1.2 एम्पियर करंट आ गया। यानी कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना है, इतना। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, यहां से निकाल सकते हो। टोटल रेजिस्टेंस अगर आप लोगों से पूछे तो कितना हो जाएगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछे तो 1 2 और 3, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस बाहरी रेजिस्टेंस भी अगर आपसे पूछे तो उसको उसमें आप क्या कर दोगे, 2 का ऐड कर दोगे। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये तो है सेलों का सीरीज में जोड़ना। अब बात करते हैं कि सेलों को हम पैरेलल में भी कैसे जोड़ते हैं, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना। ये भी शायद मैंने कल करवा दिया था आप लोगों को, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, कैसे जोड़ेंगे, समांतर में जैसे आप लोग रेजिस्टेंस जोड़ते आए हो अब तक, वैसे ही तुम लोगों को क्या जोड़ना है, ये भी जोड़ना है। प्लस से हमेशा ही क्या जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा। वहां पे प्लस से क्या जोड़ रहे थे आप, माइनस से क्या जोड़ रहे थे, प्लस जोड़ रहे थे, प्लस से क्या जोड़ रहे थे, माइनस जोड़ रहे थे। लेकिन यहां पर आप लोग क्या जोड़ोगे, प्लस के साथ प्लस जोड़ोगे और माइनस के साथ माइनस जोड़ोगे। और यहां पर मैंने ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, बाहरी रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 2-2 वोल्ट की जो सेल लगे हुए हैं, तो इसमें टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, ई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, यानी कि एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही हो जाएगा। चलिए, अब यहां से रेजिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो भैया रेजिस्टेंस यहां पर क्या हो जाता है मेरा, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, रेजिस्टेंस यहां पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आर टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बटे एन। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितना प्रतिरोध है सेलों का। और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें आप प्रतिरोध भी निकाल पाओगे कितना लगा हुआ है। बिल्कुल वोल्टेज डिक्रीज नहीं होगी, वोल्टेज क्या रहेगी डियर, इसमें सेम रहेगी, एक सेल की जो वोल्टेज है वही रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेलों के मिश्रित संयोजन के बारे में। नंबर 3 पे क्या आता है मेरा, सेलों का मिश्रित संयोजन। यहां से करंट निकालना तो आता ही होगा आपको, कि करंट कैसे निकालते हैं समांतर क्रम में। हाँ जी, समांतर क्रम में आता है करंट निकालना, कैसे निकालोगे, समांतर क्रम का भी वही सिस्टम होता है करंट निकालने का जो सीरीज में निकाल रहे थे हम लोग।
लेकिन इसका प्रतिरोध लिखना पड़ेगा। इन्वर्टर बैटरी सीरीज में होती है, बिल्कुल सीरीज में होती है। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, जब अपन बैटरी चार्जिंग की जो मेथड पढ़ेंगे ना, उसमें मैं तुम्हें सारी चीज बताऊंगा कि कैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं और कैसे इसमें प्लेटें लगी होती है। प्लेटें क्या होती है, सारी की सारी सीरीज में लगी होती है। चलिए अब बात करते हैं सेलों का मिश्रित संयोजन। चीजें समझ आ रही है डियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेलों का मिश्रित संयोजन। सेलों को मिश्रित संयोजन कैसे करते हैं, जिसमें क्या होता है, मेरा सीरीज में भी जुड़ा होगा प्लस पैरेलल में भी जुड़ा होगा। वो भी करके देख लेते हैं। ये मैंने सेल लगा दिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये डायग्राम किसमें बन गया मेरा, सीरीज में। और अब मैं जो मिला दूंगा चीज को, ये किसमें बन गया मेरा, माइनस। अब ये किसमें बन गया मेरा, पैरेलल में। ठीक है, और यहां से मैं क्या कर देता हूं, एक और मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। अब इसमें कैसे आप लोग वोल्टेज निकालोगे, करंट निकालोगे, बताओ? पढ़ा तो ये भी होगा तुम लोगों ने। इसका क्या करते हैं, अधिक मान की वोल्टेज और अधिक मान का करंट लेने के लिए और ज्यादा टाइम तक लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिश्रित संयोजन में करते हैं सेलों को, जिसमें ज्यादा मान का मुझे करंट मिले और ज्यादा मान का पावर स्टेशन में लगी सीरीज बैटरी को पावर बैंक कहते हैं सर। एक्स्ट्रा नॉलेज है गुरुजी। चलो ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो बताओ, डायग्राम बनाना सीख जाओ आराम से कि कैसे बनाते हैं। तो ज्यादा अगर मान लो मुझे करंट चाहिए और ज्यादा ही वोल्टेज चाहिए, तो इस कंडीशन के लिए मैं क्या जोड़ता हूं, इसी में जोड़ता हूं। लिख लो इसमें, अधिक मान का विद्युत वाहक बल और अधिक समय तक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। मिश्रित मतलब कंबाइन करके, ठीक है। समझ आ गई चीज, कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। ईटी इक्वल टू क्या होता है इसमें, ईटी इक्वल टू होता है एन ई, जितने भी नंबर ऑफ सेल लगे हैं। आंतरिक प्रतिरोध अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आर टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर बटे क्या आ जाएगा, मैं मानता हूं मैं कि जितने भी मेरे जो नंबर ऑफ सेल लगे हैं, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि विद्युत धारा कैसे निकालोगे, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ईटी, ईटी क्या आ गई मेरी, जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो, बटे आर टोटल प्लस आर, इस हिसाब से निकाल सकते हो आप। अब आर टोटल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब आर टोटल की जगह आप ये चीज लिख सकते हैं, आर टोटल ईटी की जगह तो मान लो कि क्या लिख सकता हूं मैं, एन ई लिख सकता हूं। यहां पर ईटी की जगह क्या लिख दूंगा, एन ई बटे आर टोटल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर टोटल की जगह लिख सकता हूं मैं एन आर बटे एम प्लस प्रतिरोध मेरा है। फाइनली आगे जाके ये क्या बन जाएगा, अगर एन ई की जगह बात करूं तो अब इसका क्या कर लोगे आप लोग, इसका ले लेना आप लोगों ने एलसीएम, तो एन ई का तो एन ई रहेगा बटे एन आर का एन आर रहना ही रहना है, ठीक है। अब एलसीएम लेते हो, मान लो यहां से तुम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एम आ गया डियर। जब एलसीएम इसका एम आ गया तो एम का एम के साथ गुणा करा 1 इंटू एन आर प्लस एम आर, ठीक है। अब आगे क्या चलोगे आप लोग, जब आगे आप लोग चलते हो तो ये एम क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो एम एन ई बटे
NR प्लस MR। क्लियर है? और ये R कौन सा आ जाएगा, ये बड़े वाला R आएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है इसका। करंट ज्ञात करने का ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? समझ आया? हाँ जी, यहां से देख लो आप लोग कि क्या फॉर्मूला बनाया। दोबारा बता देता हूं एक बार कि सेलों को मिश्रित क्रम में संयोजित किया क्यों जाता है। तो सेलों को मिश्रित क्रम में संयोजित करने का इतना सा मेरा उद्देश्य होता है कि मैं क्या कर सकूं, ज्यादा मान का तो मेरे को ईएमएफ मिलता रहे। कहां भाग जाता है यार तू कभी कभी। ठीक है, इसमें मुझे क्या है कि ज्यादा मान का तो ईएमएफ मिलता रहे। ठीक है, यहां से विद्युत वाहक बल मुझे क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। और करंट भी है वो क्या मिल जाएगा, ज्यादा टाइम तक। और करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम तक मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित में संयोजन करते हैं। ईटी बराबर क्या होता है, ईटी बराबर होता है जो जैसे नंबर ऑफ सेल लगे हैं प्लस ये इसका विद्युत वाहक बल है। अगर आरटी निकालोगे तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का प्रतिरोध बटे में कितने मेरे लगे हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में भी तो लगे हैं ना, तो इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसके बटे में क्या कर दिया मैंने, एम लगा दिया। अब बात करते हैं आई इक्वल टू क्या आ गया। आई इक्वल टू वही फॉर्मूला होता है जो हम पहले निकाल रहे थे कि करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ईटी बटे आर टी प्लस आर। ये वो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है आर का, तो ये मैंने कैपिटल आर में लिखा है। अब क्या किया है, ईटी की जगह क्या लिखा है मैंने, डायरेक्टली एन ई लिख सकता हूँ। ईटी की जगह आर टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन आर बटे एम लिख सकता हूँ। और आर की जगह आर लिख सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला निकालने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे नीचे वाली संख्या का। तो यहाँ पे एलसीएम तुम्हारा क्या है, एम आया है। अब एम का क्या करोगे तुम, एम के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ऊपर एनआर के साथ गुणा करोगे तो ये क्या आ गया, एम एन ई आ गया। ठीक है, सॉरी एनआर आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ एक है तो ये क्या आ जाएगा, एक आर हो जाएगा और एम का एम आ जाएगा। एलसीएम तो लेना आता है, एलसीएम तो नहीं सिखा सकता मैं तुम लोगों को। और यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन ई एम एन ई बटे एन आर और प्लस में क्या आ जाएगा, एम आर। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़े। आप भी अपने कमेंट कर सकते हो अगर ये चीज समझ नहीं आई तो, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन अगर तुम लोगों से पूछ लिया तो दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। अगर यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे कमेंट्स आने जरूरी है इस टॉपिक पे। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का नहीं पता तुम्हें? रजिस्टर क्या होता है, देखो एक नियत मान का प्रतिरोध पैदा करने के लिए एक पुर्जा बनाया होता है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोला जाता है। जैसे मान लो हमारा जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर क्या होता है, मेरा एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है। ठीक है, जो क्या होता है, वेरिएबल टाइप का रजिस्टर होता है। यानी एक नियत मान का प्रतिरोध पैदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पुर्जा बना देते हैं जिसको क्या बोला जाता है, रजिस्टर बोला जाता है। रजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, रजिस्टेंस तो होगी वो बाधा जो रास्ते में आई है। देखो रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूं, बच्चे ने जो पूछ लिया, वैसे तो ये अपना टॉपिक पहले निकल चुका है लेकिन बता देता हूं, और आगे भी ये टॉपिक आएगा, इसलिए इसको आप ये मत सोचना कि इसको छोड़ दिया, बता देता हूं। देखो पहले हेडिंग लगाते हैं, आप यहाँ नोट लगा के लिख देते हैं तुम्हारे लिए। पहले लिख लेते हैं रेजिस्टेंस, पहले हम लिखते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा, धारा के मार्ग में बाधा को रेजिस्टेंस कहते हैं। सब लोगों ने पढ़ा है इस बारे में, रेजिस्टेंस कहते हैं। धारा के मार्ग में जो बाधा होगी उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए
बाधा पैदा करने के लिए बनाया गया ऊर्जा रजिस्टर कहलाता है। रेगुलेटर पढ़ा है ना तुम लोगों ने, रजिस्टर कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल हो सकता है इसका रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए क्लियर है। चलो एक चीज और बता देता हूं इसमें, अगर तुम लोगों को ये चीज पूछ ले कि अधिकतम बैटरी धारा के लिए हम लोगों को क्या चीज जरूरत पड़ेगी, एम क्या चीज है, एम वो है डियर जो मेरे जैसे पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगे हैं, एन नाम से तो हमने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया, लेकिन अब चीज मैंने क्या लगा रखी है, पैरेलल में भी लगा रखी है, तो एक रेजिस्टेंस मेरा वो भी होगा, तो इसको किसी नाम से हम लोगों ने क्या कराया, डिनोट कराया। ठीक है, तो एम ये चीज है। और अधिकतम बैटरी धारा क्षमता के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोगों ने किस चीज से दर्शाया, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोधों को दर्शाया गया था एन से, या आंतरिक वोल्टेज जो होगी उसको हम लोगों ने किससे दर्शाया था, एन से। और लेकिन बाहरी जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने किस चीज से डिनोट करा है, एम से करा है। तो अधिक धारा के लिए क्या होना चाहिए, एक चीज और लिख लो आप नोट लगा के, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए एम आर जो है वो बराबर होना चाहिए एन आर के, एम आर बराबर एन आर होना चाहिए। अगर यहां से भी क्वेश्चन आ जाए तो ये लाइन भी तुम लोगों की नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया एम क्या है, एन क्या होता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो तुम लोग दोबारा पूछ सकते हो। सेलों के मिश्रित संयोजन में कोशिश करेंगे एग्जाम्पल करने की 20 के, टेंशन ना लो तुम लोग। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि अधिकतम धारा और क्या है, अधिकतम वोल्टेज और ज्यादा टाइम तक धारा हमें लेनी है, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और यहां से टोटल आप लोग वोल्टेज भी निकाल सकते हो, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो यहां से निकल जाएगा। और यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, एम लगाया है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें मेरी क्या लगी है, पैरेलल में, एक नाम एन दे दिया तो दूसरा नाम हमें कुछ ना कुछ देना था। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं बैटरी से संबंधित कुछ पद वगैरह हैं जिनके बारे में बात करते हैं, जैसे बैटरी की क्षमता। बैटरी की क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है, नेक्स्ट लिखोगे, बैटरी की क्षमता, क्षमता और दक्षता दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। बैटरी की क्षमता, बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं, एम्पियर गुणा में घंटा, और इसको क्या लिखा जाता है, एम्पियर हावर। बैटरी की दक्षता जो होती है या जो क्षमता होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है तुम लोगों के लिए यहां पे, और बैटरी की क्षमता दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है पूर्ण क्षमता, ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है पूर्ण क्षमता, पूर्ण क्षमता, पूर्ण क्षमता क्या चीज होती है, फुल एफिशिएंसी। फुल एफिशिएंसी होगी चार्जिंग से लेकर डिस्चार्जिंग तक, कितना टाइम लगाती है, कितना करंट देती है, तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण क्षमता कहलाएगी। और दूसरी होती है सामान्य क्षमता, नंबर 2 क्या होती है, सामान्य क्षमता।
जनरल एफिशिएंसी। सामान्य क्षमता क्या होती है? देखो पूर्ण क्षमता की बात करते हैं, अगर मान लो फुल चार्ज बैटरी की, और जो सेलों की बात करें, आप वोल्टेज सेल से बनी हुई है, तो मान लो उसकी 1.8 वोल्ट जो है पूर्ण क्षमता है। लेकिन हम कभी भी बैटरी को क्या है पूरी डाउन नहीं करते, पूरी डाउन नहीं करते। देखो पूर्ण क्षमता क्या होगी? फुल चार्ज से फुल डिस्चार्ज तक। और सामान्य क्षमता क्या होगी? फुल चार्ज से लेके पूर्ण डिस्चार्ज ना होके उसको थोड़ा सा क्या रखा जाए, चार्ज रखा जाए। यानी कि जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो फोन की बैटरी होती है मेरी, उसको क्या करता हूं मैं, 95% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, ये सुना है हम लोगों ने। दूसरा, उसको 15 या 20% से ज्यादा इसको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो वो कंडीशन अगर मान लो उसको मैंने बिल्कुल जीरो पे छोड़ दिया तो उसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये फोन की बैटरी छोटी होती है, लेकिन बड़ी बैटरियों की अगर मैं बात करूं तो उनको कभी भी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो जो पूर्ण रूप से अपन जिसको डिस्चार्ज नहीं करते उस क्षमता को क्या बोलते हैं? सामान्य क्षमता, जो अपन जनरली यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, कभी भी उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डेड करके नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। तो पूर्ण क्षमता क्या होगी? जब बैटरी फुल चार्ज है और फुल चार्ज से क्या होगी, मेरी डेड कंडीशन में आ गई। लेकिन सामान्य क्षमता क्या होगी? जब बैटरी मेरी डेड कंडीशन में नहीं आई, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, चार्ज है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि यदि कोई बैटरी क्वेश्चन आता है कि यदि कोई बैटरी जाकर, चलिए क्वेश्चन लिखो, यदि कोई बैटरी 5 एम्पियर करंट 18 घंटे तक दे सकती है तो उसकी दक्षता क्या होगी? गुड मॉर्निंग सीमा जी। उसकी दक्षता क्या होगी? ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर कोई बैटरी क्या करी है मेरी कि 5 एम्पियर का करंट 15 घंटे तक, सॉरी कितना लिखा है मैंने, 18 घंटे तक आपको लगातार दे सकती है, तो उसकी दक्षता क्या होगी? और यदि बैटरी यदि बैटरी 9 एम्पियर करंट देती है तो वह कितने घंटे तक चलेगी? कितने घंटे तक चलेगी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो डियर। आता है तो लिखो, नहीं आता तो लिखो। हाँ जी, तो यहां पर तुम लोगों को क्या दिया है, कुछ चीजें दे रखी है, बता भी दिया करो कुछ। जैसे 5 एम्पियर करंट जो है 18 घंटे तक कोई बैटरी दे सकती है, मुझे क्या चाहिए उससे, 9 एम्पियर। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसकी एम्पियर घंटा क्षमता, यानी कि पहले मैं इसकी निकालूंगा दक्षता। तो बैटरी की दक्षता, आंसर निकाल रहे हैं, बैटरी की दक्षता किस में निकालते हैं आप? बैटरी की दक्षता एम्पियर इंटू आवर में निकालते हैं। ठीक है, तो एम्पियर कितना है, 5 एम्पियर, गुणा में कितने घंटे तक दे सकती है ये, तो ये दे सकती है 18 घंटे तक। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो गया, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी, टोटल इसकी क्षमता कितनी होगी, तो टोटल क्षमता होगी इसकी
यहां पर टोटल क्षमता कितनी होगी, टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू कितनी होगी, 90 एम्पियर घंटा होगी। ठीक है, टोटल क्षमता कितनी होगी इसकी, 90 एम्पियर घंटा होगी। अब हमारे पास इतना एम्पियर घंटा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, कितने घंटे तक ये काम कर सके। गलत है विजेंद्र एंड स्वडियर। जब 90 एम्पियर घंटा होगी, हमें चाहिए 9 एम्पियर का करंट, तो 9 एम्पियर का करंट बैटरी कितनी देर देगी, बैटरी कितने समय तक देगी, कितने समय तक देगी, कितने टाइम तक देगी, तो ये आ जाएगा 90/9 यानी 10 घंटे तक। ये तो बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। 10 घंटे कितने टाइम तक देगी, तो 9 एम्पियर का करंट वो बैटरी हमें 10 घंटे तक देगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, क्योंकि टोटल हमारे पास क्या है, एक बार दोबारा बता देता हूं तुम लोगों को। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो बिल्कुल मत छोड़ना, बड़ा सिंपल सा है, माइंड अपना टिका के रखना एक जगह पे। ठीक है, कि यदि कोई बैटरी 5 एम्पियर करंट 18 घंटे तक दे रही है, तो मतलब उसकी टोटल दक्षता कितनी होगी, तो टोटल दक्षता होगी इसकी 90 एम्पियर घंटे। ठीक है, और उसकी यदि बैटरी से 9 एम्पियर का करंट लिया जाए, माना बैटरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 एम्पियर का करंट ले रहे हैं, तो वह बैटरी हमें कितने टाइम तक करंट दे देगी, तो जो बैटरी है वो करंट देगी हमें 10 घंटे तक। 10 घंटे के बाद बैटरी हमारी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। और कभी भी बैटरी को क्या है, पूर्ण डेड नहीं करना चाहिए। चलिए, अब एक चीज और आती है, क्या हम लोग 90 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक ले सकते हैं? क्या हम, जैसे 90 एम्पियर घंटे की बैटरी है, तो इससे 90 एम्पियर का करंट हम 1 घंटे में ले सकते हैं पूरा का पूरा? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अगर 90 एम्पियर घंटे की है या 50 एम्पियर घंटे की बैटरी है, तो 50 एम्पियर या 90 एम्पियर जो करंट है वो एक ही बार में ले लें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बताया है कि बैटरी में क्या होता है, जो दोष पैदा होता है, जैसे बकलिंग दोष के बारे में बात करते हैं। बकलिंग क्या होता है, बकलिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो बैटरी को हम 6 एम्पियर से ज्यादा करंट पे चार्ज करते हैं और 25 एम्पियर करंट से ज्यादा पर अगर उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो बैटरी में क्या हो जाता है, बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। तो बैटरी मेरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हालांकि दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर बैटरी मेरी खराब हो जाएगी अगर ऐसा कुछ आपने कर लिया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 25 एम्पियर करंट से कम मान का करंट ही हमें बैटरी डिस्चार्जिंग में लेना चाहिए, और 6 एम्पियर से ज्यादा करंट हम लोगों को चार्जिंग में नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसमें बकलिंग दोष पैदा हो जाएगा, प्लेटें जो है वो आपस में मुड़ने लग जाएगी। ठीक है, बैटरी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, और इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बैटरी खराब हो जाएगी। अगर तुम लोगों को बैटरी खराब करनी है, तो 90 एम्पियर घंटे का करंट तुम लोग 1 घंटे में ले सकते हो। कोई डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल मत छोड़ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ गई बात? चलें बढ़े आगे। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं बैटरी की दक्षता के बारे में। बैटरी की एफिशिएंसी अपन निकालते कैसे हैं? जैसे अगर मान लो आपसे पूछे कि एम्पियर घंटा दक्षता निकालो आप बैटरी की, या बैटरी की वाट घंटे दक्षता निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, बोलो? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बैटरी की दक्षता के बारे में बात करते हैं, एफिशिएंसी। तो यहां हम बात करते हैं बैटरी की दक्षता। हाँ जी, दिखाई दे रहा है? तो यहां हम बात करते हैं बैटरी की दक्षता के बारे में। बैटरी की दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि मान लो मेरी 90 एम्पियर घंटे की बैटरी है, और उससे मुझे क्या है, कितना करंट कितने टाइम तक मिल सकता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। तो ये दक्षता जो होती है 2 प्रकार की होती है।
नंबर 1 पे क्या आता है, एम्पियर घंटा दक्षता। अब एम्पियर घंटा दक्षता क्या होती है, दूसरी आती है मेरी वाट घंटा दक्षता। तो एम्पियर घंटा क्या कराती है, डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटे बटे चार्जिंग एम्पियर घंटे इंटू 100। और दक्षता हमेशा ही किस में लेते हैं हम, दक्षता ली जाती है हमेशा ही गुणा 100 निकाल के, ठीक है, परसेंटेज में ली जाती है। तो यहां लिखोगे आप लोग प्रतिशत एम्पियर, प्रतिशत एम्पियर घंटा दक्षता इक्वल टू क्या आ जाएगा, किसी का कोई आंसर नहीं आया है, समझ नहीं आया पुराने वाला क्वेश्चन? अगर नहीं आया तो आप लोग बोल सकते हो, दोबारा बताऊंगा वो चीज। तो क्या होता है, डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटे बटे चार्जिंग एम्पियर हावर इंटू 100। अब एक बैटरी जो होती है उसमें क्या होता है, चार्जिंग के टाइम पे करंट, और यही तो निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग करंट को किस में मेजर करते हो, आई से, ठीक है, आई डी, और हावर को किस में करते हो, डिस्चार्जिंग के टाइम पे कर रहे हो, गुणा एच डी, बटे चार्जिंग के टाइम पे आई सी गुणा में एच सी इंटू 100। यहां से निकाल पाओ, ये आता है मेरा एम्पियर घंटे दक्षता के बारे में। और दूसरी चीज आती है मेरी वाट घंटा दक्षता। वाट घंटे दक्षता, अब वाट घंटे में क्या आता है, वाट घंटे में मेरी वोल्टेज भी आती है डियर, करंट भी आता है और टाइम भी आता है। तो ये भी वही चीज होगी। वाट घंटे दक्षता में कैसे निकालोगे, डिस्चार्जिंग वाट घंटा दक्षता बटे डिस्चार्जिंग वाट घंटा। तो वही चीज लिखोगे, डिस्चार्जिंग वाट घंटा बटे चार्जिंग वाट घंटा गुणा में 100। चलिए, तो डिस्चार्जिंग वाट घंटा में क्या आता है, शक्ति आप लोगों ने पढ़ी है, शक्ति में क्या होता है, शक्ति किस में मेजर करते हैं, वाट में। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, P इक्वल टू क्या होता है, V गुणा में I, और इसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए, तो यहाँ पर अब P इंटू वी आई जो होता है, P इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पर वाट घंटा दे रखा है, तो यहाँ पर वी डी, डी मतलब डिस्चार्जिंग का, गुणा में आई डी करंट का, गुणा में एच डी यानी कि घंटा के हिसाब से, बटे वी सी गुणा में आई सी गुणा में एच सी इंटू 100। तो ये फॉर्मूले होते हैं अगर आप लोगों को वाट घंटा दक्षता निकालनी है। के एच समझ नहीं आया यार, के एच एच मापते हैं, वाट घंटा दक्षता में पता नहीं क्या बोल रहा तू, समझ आ गई चीज? तो यहां पर एक चीज और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के लिखोगे, लेड एसिड बैटरी में एम्पियर घंटा क्षमता, एम्पियर घंटा दक्षता 90 से 95%, 90 से 95% तक होती है तथा वाट घंटा दक्षता, वाट घंटा दक्षता या एफिशिएंसी 80 से 85% तक होती है। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो, यानी कि एफिशिएंसी का मान नहीं आया समझ सर, कोई ना संदीप दोबारा बताऊंगा।
ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए यहां से स्टार्ट करा हम लोगों ने, बैटरी की दक्षता के बारे में बात करते हैं। तो बैटरी की दक्षता अपन दो टाइप से माप सकते हैं। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, दक्षता को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, यानी कि कितने टाइम तक वो काम कर सकती है और कितने करंट पे काम कर सकती है। गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो दो टाइप की इसमें दक्षता होती है, दो टाइप की एफिशिएंसी मेजर करते हैं। एक तो करते हैं एम्पियर घंटा दक्षता के हिसाब से, और दूसरा करते हैं वाट घंटा दक्षता के हिसाब से। ठीक है, तो एम्पियर घंटा दक्षता के हिसाब से क्या होगा, डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटा, मतलब कितने टाइम में डिस्चार्ज हो रही है कोई मेरी बैटरी। ठीक है, डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटा बटे चार्जिंग एम्पियर घंटा। और एफिशिएंसी किस में व्यक्त की जाती है, परसेंटेज में व्यक्त की जाती है। जो दक्षता होती है उसको अपन किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो प्रतिशत एम्पियर घंटा दक्षता बराबर क्या हो गया, आईडी। आईडी का मतलब क्या है, देखो करंट किस में मेजर करते हैं हम लोग, करंट करते हैं आई में। ठीक है, तब जाके मैंने क्या लिखा है, आईडी। आईडी का मतलब है डिस्चार्जिंग का, इनटू एचडी यानी कि घंटा और किसका, डिस्चार्जिंग का, बटे आईसी मतलब चार्जिंग का करंट, और यहां पर चार्जिंग का टाइम, इनटू 100। दूसरी बात करते हैं वाट घंटा दक्षता। तो वाट घंटा दक्षता क्या है, डिस्चार्जिंग वाट घंटा आप लोगों ने पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो वाट घंटे में क्या क्या चीज आएगी, वाट में क्या क्या चीज आती है मेरी, एक तो V आएगी, और एक मेरी क्या आएगी, I आएगी। तो यहाँ पर V आ गया, V किसके लिए है, डिस्चार्जिंग के लिए, और I किसका आया है, डिस्चार्जिंग का, गुणा में HD किसका आया है, डिस्चार्जिंग का टाइम आया है घंटे के हिसाब से। VC का मतलब क्या हो गया, चार्जिंग करंट, चार्जिंग यहाँ पर वोल्टेज का, यहाँ पे चार्जिंग करंट, और यहाँ पर चार्जिंग टाइम, मतलब कितने टाइम में चार्ज हो रही है, कितने टाइम में डिस्चार्ज हो रही है, इनटू 100 आप लगा के निकाल सकते हो। तो 100 जब आप लगाते हो तो वो मेरा क्या बनता है, दक्षता निकल जाती है उसमें। और अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और बनती है कि लेड एसिड बैटरी जो होती है उसकी एम्पियर घंटा क्षमता या एम्पियर घंटा दक्षता या एम्पियर घंटा एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वो होती है 90 से 95%। और वाट घंटा दक्षता कितनी होती है किसी लेड एसिड बैटरी की, तो वो होती है 80 से 85% तक। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना तुम लोग। ठीक है, कमेंट जरूर मैं पढ़ता हूं सब बच्चों के, कमेंट्स कर देना आपको।